राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। और अब बात करेंगे 1 करोड़ की आबादी वाले उत्तराखंड की, जहां कुशल बेरोजगारी जो है समेत बेरोजगारों की तादाद करीब 6.5 लाख से ज्यादा हो गई है। जो बेरोजगार हैं वो इंतजार कर रहे हैं रोजगार का, लेकिन जो सरकारें हैं वो सिर्फ कोरे भरोसा आश्वासन दे रही हैं। लिहाजा युवाओं का जो पलायन है वो जारी है। सरकारी आश्वासन अब भी खोखले साबित हो रहे हैं। बेरोजगारों में और ज्यादा इंतजार करने की ताकत बची नहीं है, तो नाराजगी जो है वो लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर बात करेंगे हम। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं दिल्ली में। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। सुरेश जोशी जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल साहब हैं, जाने पहचाने हमारे अग्रवाल साहब, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अविकल थपलियाल साहब हैं, आप हमारे उत्तराखंड के प्रमुख हैं और रेजिडेंट एडिटर हैं समाचार प्लस के। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड के गठन को 12 वर्ष पूरे हो गए। जब सूबे की आबादी ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया तो बेरोजगारों का आंकड़ा 6% को पार कर गया। ना तो सेवायोजन कार्यालय अपनी भूमिका के साथ न्याय करा और ना ही सरकारें आश्वासनों से आगे बढ़ पाईं। ऐसे में उत्तराखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनमें तनाव बढ़ रहा है, उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। बड़े उत्तर प्रदेश राज्य से काटकर छोटा सा उत्तराखंड बना, ताकि इस इलाके में विकास का पहिया समुचित रफ्तार से दौड़ सके। हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर युवा के पास रोजगार हो और हर घर में हर दिन चूल्हा जले। पहिया तो नहीं घूम सका वाजिब रफ्तार से, हाँ वक्त का पहिया जरूर घूमा और 12 बरस जरूर गुजर गए। सूबे की आबादी 1 करोड़ पहुंच गई तो आंकड़ा आया कि साहब सूबे में कुशल बेरोजगारों समेत बेरोजगारों की तादाद पहुंच गई 6.5 लाख के पार। यानी सूबे की 6.5% से ज्यादा आबादी बेरोजगार है। लिहाजा युवाओं का पलायन बदस्तूर जारी है, लेकिन सरकारें आश्वासनों से आगे बढ़ती दिखाई नहीं देती। ये तस्वीर तब है जब सूबे में अलग अलग विभागों में करीब 57,000 पद खाली हैं, जिन पर नियुक्तियां होनी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा करीब 17,000 पद शिक्षा विभाग में हैं। सूबे में सेवा योजन कार्यालय भी हैं, लेकिन सफेद हाथी की ही तरह, यानी वो भी सियासी पार्टियों की तरह सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने से उनका काम चल सके। यानी करीब 6,000 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा इस विभाग ने भी अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। ऐसे में बाकी बेरोजगारों का क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। तो वहीं सरकारें बेरोजगारों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के बजाय खैरात बांटने के मूड में दिखाई दे रही हैं साहब। जबकि बेरोजगार हैं, रोजगार चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। समस्या को सुलझाने के लिए 3 सियासी स्टेप होते हैं। पहला, उसे उलझा दीजिए और दूसरा, ज्यादा उलझे हुए का रोना रोते रहिए और तीसरा, समस्या हल करने के बजाय बीच बीच में राहत की छींटे मारते रहिए। जनता भी खुश और सरकार का इकबाल भी बुलंद। अब ये देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारों की लंबी फौज।
देख जब सरकार घबरा गई तो तय हुआ कि साहब हम 70,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते बांटेंगे ताकि वो पलायन ना करें। सही, इसके लिए 25 से 35 साल के बीच के युवाओं का दायरा तय किया गया, जिन्हें 500, 750 और 1000 रुपया दिए जाएंगे। साथ ही एक क्लॉज और जोड़ दिया गया कि भत्ते सिर्फ उन्हीं बेरोजगारों को मिलेंगे जिन्होंने 2008 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था। सही, लेकिन सूबे के युवाओं को ये सरकारी खैरात रास नहीं आ रही। उनका साफ कहना है कि साहब हमें खैरात नहीं, रोजगार चाहिए। हालांकि निजी क्षेत्र की कंपनियों से कुछ रोजगार पैदा जरूर हुए, लेकिन उनसे भी सिर्फ 1,94,000 बेरोजगारों के हिस्से ही रोजगार आया। ऊपर से आए दिन शोषण की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन सरकार सरकारी राग ही आलापती रहती है। कोशिशें जारी हैं। अब भला सूबे का युवा करे तो क्या करे? पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। अग्रवाल साहब, सीधे मैं आपसे बात करूंगा, सूबे का जो युवा है वो करे तो करे क्या? ये सवाल हमारे संवाददाता पंकज पवार की इस रिपोर्ट में छोड़ के हम वो गए हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मैं चाहता हूं इस सवाल के जवाब से आपकी शुरुआत में करूं, आपके जवाब से, कि सूबे का जो बेरोजगार व्यक्ति है वो करे तो करे क्या? 6 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की तादाद जो है वो क्रॉस कर गई। स्किल्ड लोग हैं जो योग्य हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, हमारे राज्य में जिस प्रकार से बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, वो बहुत चिंता की बात हम सब लोगों के लिए है। पिछली सरकार जो भाजपा के थी उसने औद्योगिक वातावरण खराब किया, रोजगार के अवसर नए उत्पन्न नहीं किए, इससे रोजगार के नए अवसर नहीं पैदा हो पाए। अरे पुरानी बांसुरी कब तक बजाइएगा? 6 लाख बेरोजगारों की संख्या, ये पुराना रिकॉर्ड, ये पुराना रिकॉर्ड कब तक बजाइएगा? मान्यवर, अब आजकल तो सीडी का जमाना है, आजकल सीडी का जमाना है। ये पुराना टेप रिकॉर्ड खत्म कीजिए, नहीं, ये पुराना रिकॉर्ड खत्म कीजिए भाई साहब। सीडी प्लेयर का जमाना है, ब्लू रे सीडी, डीवीडी आ रही है। आपके माध्यम से इस कैसेट को निकाल के तोड़ के फेंक दीजिए। आप भी जनता के प्रवक्ता हैं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो निश्चित रूप से मेरा भी कर्तव्य है कि मैं जनता तक अपनी बात। अरे भाई, उत्तराखंड की जनता का प्रवक्ता कौन है? सवाल ये पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता का प्रवक्ता कौन है? मैंने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। उत्तराखंड की जनता का प्रवक्ता कौन है? अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं, अभिकल थपलियाल साहब, कौन? मीडिया है, आप हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं इसीलिए भाई, तभी तो जनता तक ले जाऊं। माननीय अग्रवाल साहब, मैं पूरी विनम्रता से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कभी तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के जनता के लिए, जनता के बारे में सोचें। हम निवेदन तो करने दीजिए, आप तो निवेदन नहीं करने दे रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म कर जी कहिए, हुक्म सर माथे पर कहिए अग्रवाल साहब, कहिए। आप ऐसे कहने से एनडी तिवारी जी के जमाने में रामराज्य था और आपने घरों से बुला बुला के लोगों को नौकरियां दी। आप तो ये बात कह रहे हो। मैं बीजेपी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपका जो सवाल होगा उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात रखूं, तो इसलिए निश्चित रूप से अपनी बात तो कहूंगा। सवाल के जवाब में कहा, सवाल के जवाब में मौका दिया है अग्रवाल साहब। आपने मौका दिया, मैं अपनी बात रख रहा हूं। जी कहिए। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए हमारी सरकार ने हमारी पार्टी में चुनाव में जाने से पहले चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हम ये चाहते हैं कि जो उद्योग हैं हमारे, वो पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाएं, मैदानी क्षेत्रों में सिडकुल 2 जो है वो लगाया गया है और औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा है कि 57,000 रिक्तियां पड़ी हैं विभिन्न विभागों में, उनके लिए भी नियुक्ति की प्रक्रिया को हमारी सरकार बहुत शीघ्र आरंभ करने जा रही है। और ये प्रयास होगा कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं। और ये भी चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन है, उस पलायन को रोकने के लिए कि वहां की शिक्षा है उसको और दृढ़ किया जाए। ठीक है, अरे भाई ठीक है अग्रवाल साहब, मुझे लग रहा कि आप अपना चुनावी घोषणा पत्र यहां भी पढ़ रहे हैं। जोशी जी,
आपकी सरकार ने भाई काम क्यों नहीं किया, ये आरोप लगा रहे हैं अग्रवाल साहब, मित्र हैं आपके। नहीं, ऐसा है कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस समय हम लोग चर्चा में बैठे हैं कि भाई बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का, इस बेरोजगारी को हम कैसे प्लान करके ठीक कर सकते हैं। हाँ। और कैसे ठीक किया जाना चाहिए। और बड़ा विषय ये भी है कि भाई देखो, चर्चा से पहले मैं ये मन बना के आया था कि भाई इस चर्चा पे कम से कम हम एक सार्थक ऐसी पहल करें कि जिससे कि प्रदेश की जनता भी देखे और उसका कोई हल भी निकले। हाँ, आपके माध्यम से। हाँ। लेकिन वो अग्रवाल साहब फिर उसको राजनीतिक क्षेत्र में ले गए। उन्होंने कहा कि साहब भाजपा ने तो कुछ नहीं किया, छोड़ हमने दीजिए ये जोशी किया। जी, जोशी जी, हम और आप है। सार्थकता की तरफ बढ़े हैं, हम और आप सार्थकता की तरफ बढ़े, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करें, जनता समझती है जोशी जी। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हाँ। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। जी भाई साहब, कि आज जो बड़ी समस्या उत्तराखंड में बेरोजगारी की बनी हुई है। हाँ। उसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, अगर हम पूरे उत्तराखंड की परिदृश्य को देखते हैं। हाँ। और अगर उत्तराखंड की टोपोग्राफी को मैप पे लाते हैं तो उसमें क्या है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हमारे 9 जनपद लगभग आते हैं, 9 जनपदों को अगर हम उठा के देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो आप दिखा रहे हैं अपनी ब्रेकिंग में कि प्लान डे टू डे बढ़ रहा है। ये निश्चित है कि अगर 11 वर्षों की भी अगर हम समीक्षा करेंगे उत्तराखंड बनने के बाद, तो इन 11 वर्षों में जिस उद्देश्य से हमने उत्तराखंड बनाया था कि उत्तराखंड का जो युवा है वो पलायन नहीं होगा और उसको वहां रोजगार मिलेगा, इसलिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। हाँ। लेकिन जो दुर्भाग्य का विषय है कि इन 9 वर्षों के अंदर जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र था उसके लिए जो एक ठोस योजना वहां के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की बननी चाहिए थी। हाँ। वो योजना आज तक धरातल में नहीं आई। हाँ। जब तक वो योजना धरातल में नहीं आएगी तो संभव नहीं है कि भाई हम रोजगार दे पाएंगे या लोगों को पलायन से रोक पाएंगे। आज जो सबसे बड़ा विषय है, हमारे पास टूरिज्म की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम टूरिज्म को टूरिस्ट को यहां पर ला नहीं पा रहे, टूरिज्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारा दूसरा विषय जो आता है कि भाई इस प्रदेश के अंदर कृषि का विषय आता है। कृषि को लेकर के इतना बड़ा पन्नगर विश्वविद्यालय जिस प्रदेश में हो और उस प्रदेश की कृषि की इतनी दुर्गति हो, भाई कैश क्रॉप का हम काम कर सकते थे, फ्लोरिकल्चर का हम काम कर सकते थे, अदर्स ऐसे करके हम पे कई रोजगार के क्षेत्र थे जिनको हम बढ़ा सकते थे। लेकिन नेट सेल मैं ये कह सकता हूं कि जो उत्तराखंड की नौकरशाही है उस नौकरशाही पे यहां की राजनीति का बिल्कुल भी अंकुश न होने के कारण और जो भी हम लोग अगर प्लान भी करते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कहीं न कहीं नौकरशाही को करना होता है। तो वो नौकरशाही इतनी निरंकुश है कि कहीं उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है, जिसका खामियाजा आज उत्तराखंड की जनता को इस रूप में देखना पड़ रहा है। जोशी जी, आज जो है कि यहाँ पर कुछ 6 लाख बेरोजगार हो गए। जोशी जी, बहुत चिंता का ये विषय है। सरकार जोशी जी एक बार कम से कम राजनीति से ऊपर उठ करके जोशी जी ने गहन चिंतन, चलिए गहन चिंतन करने की जरूरत है। अविकल थपलियाल जी, मैं आपसे बात करूंगा। अभी तक तो हम अलग अलग गंभीर मुद्दों पर यह कहते थे कि साहब कांग्रेस बनाम भाजपा, लेकिन जोशी जी ने यहां पर एक तीसरी पार्टी खड़ी कर दी। जोशी जी ने यहां पर एक और जमात खड़ी कर दी, हमारे लिए एक और विकल्प खड़ा कर दिया कि साहब ब्यूरोक्रेसी। अरे भाई, अगर ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम नहीं कर रही, अमिताभ जी के शब्दों में, तो जो ब्यूरोक्रेसी तो घोड़ा है साहब, उसके ऊपर बैठा घुड़सवार जो होता है, घुड़सवार की जांघों के दबाव से घोड़ा कहां चलना है, क्या करना है, क्या एक्शन है, वो देखेगा। और ये हेमवती नंदन बहुगुणा क्या करते थे अग्रवाल साहब जी, विजय बहुगुणा जी के पिताजी। तो थपलियाल साहब, जोशी जी थपलियाल से बात करेंगे। थपलियाल साहब, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये एक और नया एंगल, तो जनता इसी पचड़े में फंसी रहे कि बीजेपी, भाजपा, ब्यूरोक्रेसी, हम तो ठंडन गोपाल बेरोजगार हैं। करना चाहिए, भूल दिखानी चाहिए, तब ये काम होगा। अविकल जी, देखिए जोशी जी कई बार हमारे मंच पे आए हैं और उन्होंने बड़ी सार्थक बहस की है। हाँ। आज जो उनके मैंने तेवर देखे तो मुझे लगा कि जोशी जी बीजेपी से हैं या समाजवादी पार्टी से क्योंकि समाजवादी पार्टी को यहाँ की सत्ता में भागीदारी का मौका ही नहीं मिला है। हाँ। तो उनके तेवर आज बिल्कुल ऐसे लगे कि जिसको मौका ही नहीं मिला है वो नौकरशाही को भी गरिया ले और वो कांग्रेस को भी गरिया ले। 5 साल बीजेपी की भी सरकार रही। अब मैं उस तय में नहीं जाना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हाँ। उन्होंने साहब नौकरशाही पे सबने सवाल देखो अंकल जी, प्लीज आप मेरी बात को सुनिए। आपने जब बहस शुरू की, आपने कहा कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात करेंगे। अभी भी हम राजनीति से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं तो फिर राजनीति को मत लाइए। हमने राजनीति नहीं लाई, आप फिर घुमा फिरा करके समाजवादी में ले आए। हल्के फुल्के नोट के लिए राजनीति करो तो मैं बीजेपी हल्के फुल्के पलों को, चूंकि आप काफी उत्तेजित हो गए थे तो उन्होंने माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए कहा ऐसा। नहीं,
देखिए मेरी बात सुन लीजिए। ये अविकल जी का खास अंदाज है, अदा उनकी। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए जी अविकल जी। आप संगठन में बड़े पद पे रहे हैं, 5 साल आपकी सरकार रही है। संगठन का भी दबाव होता है कि पार्टी के घोषणा पत्र को सरकार लागू करे। हाँ। अभी आपने पर्वतीय नीति की बात करी, औद्योगिक नीति की, कि वहां उद्योग नहीं करे, फ्लोरिकल्चर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप भी अपने मुख्यमंत्री